फ़लस्तीन के अंदर हमास और इसराइल के बीच जंग चल रही है। आज जंग को 75 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इसराइल ने अपनी जितनी ताकत है, मिलिट्री ताकत, फौज की ताकत सब इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है अभी तक। दूसरी तरफ हमास ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और 4000 से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट इसराइल के अलग अलग शहरों पर दागे। ये बहुत बड़ा हमला था। 7 अक्टूबर के बाद जो अब हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला था। तकरीबन 60 लाख इसराइली नागरिक बंकर्स में जाकर के छिपने को मजबूर हुए। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। उससे पहले एक वीडियो देखें। ये हूसी बागियों का है, हूती यमन के जो हूती हैं उनका। आपको बता दें कि यमन के हूती की तरफ से अब सीधे ऐलान कर दिया गया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का इसराइल का झंडा लगा हुआ कोई भी शिप अब रेड सी से नहीं गुजर सकेगा। और हूसियों ने नाक में दम कर दिया इसराइल का। अच्छा, इनका मुकाबला करने के लिए, यमन के हूसियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने एक संयुक्त सेना बनाई है। उसमें कई मुल्कों को शामिल किया है, जिसमें फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, बहरीन है। 8 या 9 मुल्क इसमें शामिल हैं। और इन्होंने अपने नेवल शिप डिस्ट्रॉयर रेड सी में तैनात किए हैं ताकि हूसियों की तरफ से होने वाले हमलों से बचा जा सके, या उनको जो रॉकेट या मिसाइल या ड्रोन वगैरह आते हैं उनको हिट किया जा सके। एक दिन पहले हूसियों ने इसराइल के 2 नेवल शिप को निशाना बनाया। एक पर उन्होंने मिसाइल दागी और दूसरे पर ड्रोन से हमले किए। अमेरिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की अपने डिस्ट्रॉयर से। जब उन्होंने मिसाइल दागे तो कुछ को उन्होंने मार गिराया, लेकिन हूसियों के छोड़े हुए मिसाइल्स और ड्रोन इसराइली नेवल शिप पर जाकर गिरे और दोनों शिप में आग लग गई। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हूसियों का रेड सी के अंदर जो प्रिपरेशन है उसको वीडियो ये इन्होंने जारी किया है। यहाँ ये भी बता दें कि अमेरिका ने अपना नेवल शिप USSR अपॉइंट किया हुआ है रेड सी के अंदर। ये बड़ा डिस्ट्रॉयर है और उसके साथ यूरोप के कई मुल्कों के डिस्ट्रॉयर भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो कल हूसियों ने पहली मर्तबा अमेरिकी नेवल शिप पर सीधे मिसाइल दाग करके हमला किया। अमेरिका का कहना यह है कि वो उनके डिस्ट्रॉयर पर आकर के नहीं लगा और कुछ दूरी पर निशाना भटकने की वजह से वो दूसरी जगह गिरा। लेकिन जानकारी के मुताबिक यमनियों का छोड़ा हुआ मिसाइल अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर आकर गिरा और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ वीडियो में आप कुछ शिप देखेंगे जो पोर्ट पर खड़े हुए हैं। ये वो शिप हैं जिनको हूसी अभी तक पकड़ के लेके आए हैं और उन्होंने अपने यहाँ ला करके इनको खड़ा कर दिया है। और देखें ये वीडियो। यमन के हूसी सैनिकों ने इसराइल के कई शिप अभी तक पकड़े हैं। और आपको एक वीडियो में नज़र आएगा, ये साइड में ये जला हुआ शिप है जिसको टारगेट किया गया था, इस पर हमला हुआ था और इसमें आग लग गई थी। बाद में खींच करके इसको ला करके अपने पोर्ट पर इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो इस तरह के कई सारे शिप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखें, चला आ रहा है सामने को। और अब हूसियों ने इनको खोल दिया पब्लिक के लिए, टिकट लगा दिया और यमन के लोग यहाँ आते हैं और इसराइल का तमाशा वो देखते हैं कि किस तरह से हमास के जंग के दौरान यमन के हूसियों ने इसराइल के डिस्ट्रॉयर्स को पकड़ा है। गाज़ा और इस फ़लस्तीन के अंदर जो जंग चल रही है उसके साथ साथ एक बड़ी जंग इस वक्त चल रही है रेड सी के अंदर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ मिलिट्री शिप की है जो रेड सी में तैनात है। उसने मदद करने से मना कर दिया है
कि वो ज़ायनिस्ट यानी इसराइल के किसी भी जहाज़ को कोई हेल्प नहीं करेगा जो बाब मंदलब स्ट्रेट से गुजर रहे हैं और जिनको निशाना बनाते हैं यमन के हूती सैनिक। यहाँ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्काई न्यूज़ की तरफ से वीडियो है और ब्रिटेन के मार्शल यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका को यमन के ऊपर हमला करना चाहिए। सुने आप। In other words, if we're putting military escorts, we can. Is there also potential for individual nations like the UK to underwrite the shipping? In other words, if we're putting military escorts, we can underwrite the insurance, and therefore the ships can get going again. The trouble is, attack is ultimately the best form of defence here, because at the moment all they're doing is putting an umbrella around their merchant shipping. What you actually want to do is stop the missiles coming in. One of the options is to attack the Houthis, but in the past, what's happened is the Americans have attacked Iran because it's Iran who actually are meddling around with it. Clearly, that risks escalation, but in the circumstances, there's little choice. If you want to get global trade moving again, is there also potential for individual nations like the UK to under. ये ब्रिटेन के मार्शल हैं, कह रहे हैं ईरान के ऊपर अमेरिका को हमला कर देना चाहिए। आज ये कार्टून जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये कार्टून है, यहाँ लिखा हुआ है यमन इज़ द बॉस ऑफ रेड सी। इस कार्टून में आप देखेंगे एक यमनी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, पीछे कंधे पे उसके बंदूक टंगी हुई है, हाथ में एक कटार बोलते हैं जिसको, वो मौजूद है और वो पकड़ रहे हैं शिप्स को जिस पर झंडे लगे हुए हैं इसराइल के। तो ये कार्टून काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। ये वीडियो यमन की सेना ने पोस्ट किया हुआ है। आपको बता दें कि यमन इस वक्त जंग में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जो फ़लस्तीन के अंदर चल रही है हमास के ख़िलाफ़। रेड सी के अंदर पहली मर्तबा ईरान ने भी अपना डेस्ट्रॉयर तैनात कर दिया है, पानी में उतार दिया है, क्योंकि अमेरिका जंग को अगर किसी भी लेवल पर एस्केलेट करने की कोशिश करता है, जंग को बढ़ाता है, तो वहाँ अब ये माना जा रहा है कि ईरान सीधे सीधे हमला करेगा। वहीं ईरान की जो सेना है IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसकी तरफ से 2 दिन पहले सीधे बात की गई और बयान दिया गया, बड़ा सख्त बयान, बहुत बड़ा बयान है जो अमेरिका और इसराइल के माथे पर पसीना ला देने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी हमास के साथ जो जंग चल रही है वो कुछ भी नहीं है, बड़ा धमाका होगा मिडिल ईस्ट में और जंग में अमेरिका को खींचकर लाया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के अंदर हम पहले ही बता चुके हैं, यूक्रेन की जंग अमेरिका और उसके साथी नेटो देश जो थे वो हार चुके हैं। किसी भी दिन ये ऐलान हो जाएगा कि रूस ने वहाँ जंग जीत ली है, क्योंकि अब रूस पहले बातचीत करने की बातें हो रही थी, रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को, यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार है, टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से साफ कह दिया गया कोई बातचीत नहीं होगी और यूक्रेन तो हमारा अपना है, यहाँ पर जंग नहीं हो रही है बल्कि सिविल वॉर हो रही है। कई सारे राज्यों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना लगातार हर रोज़ आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के पास हथियार बचे नहीं है और अमेरिका और यूरोप के देश अब यूक्रेन की मदद करने को भी तैयार नहीं है। उनका सारा फोकस फ़िलहाल पिछले 2.5 महीने से 2 महीने से जब से जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद से, वो गाज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर है। फ़लस्तीन में इसराइल की हालत बहुत ख़राब है और इसराइल को ये चेतावनी अमेरिका की तरफ से भी दी जाती रही थी कि वो जंग में जल्दबाजी ना करे, पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन 25 अक्टूबर को जब से शुरू किया गया तो अभी तक जो जंग 75 दिन हो चुके हैं, इनमें किसी तरह का कुछ भी इसराइल को हासिल नहीं हो सका है। हमास के जितने बड़े टॉप कमांडर्स हैं उसमें से किसी की कोई नुकसान नहीं हुआ, हमास के अंदर वैसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो जंग में हमास बहुत भारी पड़ा हुआ है, जबकि हमास के पास जो वेपन्स हैं वो बहुत छोटी और कम कैपेसिटी के हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह की किसी फ़ौज के पास होती है। हल्के और देसी हाथ के बनाए हुए हथियारों से उन्होंने इसराइल को नाक में दम किया हुआ है
और एक जब हमले होते हैं, मिसाइल या रॉकेट हमले होते हैं या ड्रोन हमला होता है, तो हमास के जो हथियार हैं वो बड़े सस्ते हैं। उनकी कीमत जो रॉकेट्स हैं या मिसाइल्स हैं वो $100 से लेकर के $500 तक बताई जाती है, जबकि उसको हिट करने के लिए इसराइल को जो आयरन डोम से अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, मिसाइल दागना पड़ता है, उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। कल के हमले में जो लेबनान की तरफ से हमले हुए, उसमें इसराइल के 2 आयरन डोम पूरी तरह तबाह हो गए, और फ़लस्तीन की तरफ से जो हमले हुए ये अल-कस्साम ब्रिगेड ने और हमास ने हमले किए थे। 4,500 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे, 60 लाख इसराइली बंकर्स में जाकर के अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ सूरत हाल क्या है। जिस हमास को ख़त्म करने की बात कही गई थी कि एक हफ्ते में हम इनको ख़त्म कर देंगे, तो 75वें दिन भी, जंग के 75वें दिन भी वो इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनकी ताकत का अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, उनकी टनल्स का कोई आइडिया किसी को नहीं है। आगे आने वाले वक्त में हमास की तरफ से बहुत सारे बड़े सरप्राइज़ दिए जा सकते हैं। उधर लेबनान ने पूरी तैयारी की हुई है, और लेबनान ने जो तैयारी की है उसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे आपको। यहाँ एक छोटा सा वीडियो है, इसे देखें आप। ये वीडियो इसराइल के जो नेवल शिप है उसको जब हूतीज़ ने निशाना बनाया तो उसका क्या हश्र होता है वो देख लें आप वीडियो को। इस शिप को बचाने के लिए अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स यहाँ मौजूद हैं और यूरोप के, ब्रिटेन वगैरह के, फ्रांस के कई सारे डिस्ट्रॉयर रेड सी में मौजूद हैं, उन्होंने अटैक किया था मिसाइल्स को मार गिराने के लिए। फिर भी चूँकि इनके पास जो हूतीज़ के पास हैं वो सुपरसोनिक और हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जो रोकना जिसको नामुमकिन सा होता है, और वो अपने टारगेट पर जाकर के हिट कर जाते हैं। जब भी यमन की तरफ से मिसाइल छोड़े जा रहे हैं तो इसराइल उनको नहीं रोक पाता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और रडार जब तक उनको पकड़ पाता है उससे पहले वो जाकर के अपने निशाने पर लग जाते हैं। तो सिदरत वगैरह सिटीज़ में यमन के छोड़े हुए ड्रोन और यमन के मारे हुए मिसाइल्स जाकर के तबाही मचा रहे हैं। ये जो तस्वीर है सामने, ये हमास के फाइटर्स की है। हमास और फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस ने ऑटोमेटिक हथियारों से और हथगोलों से और एंटी टैंक हथियारों से IDF इसराइल की जो फ़ौज है उसके ऊपर भयंकर हमले किए, क्योंकि लड़ाई बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है इस वक्त। और इन हमलों में ये अल-शुजिया में हुए थे, जहाँ झड़पें पिछले 24 घंटे से चल रही हैं। रेसिस्टेंस के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर कई घायल हुए, और साथ ही उन्होंने इसराइल की सेना के जो सेना थी उसको पीछे धकेल दिया। यहाँ पर जो इसराइल के सैनिक घुसे थे वो कई सारे सैनिक जब हमास की तरफ से हमले किए गए तो उसमें वो मारे गए। तकरीबन 5 सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। इसराइल का तोपखाना बहुत बर्बाद हुआ है, और उत्तर में IDF के कई सारे वाहनों को निशाना बनाया गया। नतीजे में कई वाहन उनके यानी टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं वो तबाह हुई हैं। मलेशिया की सरकार ने कहा है कि जो भी इसराइली जहाज़ मलेशिया की तरफ से गुजरते हैं, मलेशिया के समंदर से, मलेशिया के पानियों से गुजरते हैं, उन पर पाबंद लगाया जाए। इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद बढ़ रहा है। यमन के बाद मलेशिया ने भी अपने बंदरगाहों से इजराइल के जो शिप्स हैं, जिन पर शिम ZIM कंपनी के हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसकी वजह बताइए कि नेतन्याहू के अपराध। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने व्यक्तिगत रूप से इसका ऐलान किया है कि इसराइल के शिप्स पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं पर साउथ अफ्रीका ने ऐलान किया है कि जो भी साउथ अफ्रीका के नागरिक IDF यानी इसराइल की सेना के लिए काम कर रहे हैं उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ एक वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये है हमास का वीडियो, हमास की तरफ से जारी किया गया है, और आप देखें हमास के हमले।
ये इसराइल के शहरों पर जाकर के रॉकेट गिर रहे हैं, जो हम बता रहे थे कल 4,500 रॉकेट फायर किए गए हैं। कितने 4,500 रॉकेट्स कल फायर किए थे हमास ने और अल-कसाम ब्रिगेड ने। ये उसी का एक छोटा सा वीडियो देखें आप। वीडियो में बाईं तरफ जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक तरफ से हमास के फाइटर सैनिक हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो अंधेरा छाया हुआ है और धुएं का गुबार है। ये इसराइल के अंदर की है। देखें पूरा वीडियो देखें आप। मिसाइलों की और रॉकेट्स की बारिश जंग के 75वें दिन हमास ने किए इसराइल के ऊपर। 4,000 ताबड़तोड़ मिसाइल जब दागे गए तो पूरे इसराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ था और हर जगह मौत के सायरन, क्योंकि वो आगाह करते हैं लोगों को सायरन बजा करके, तो सायरन बजे हुए थे। हर तरफ लोगों में अफरा तफरी थी, भाग रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था हम जान बचाने के लिए कहाँ जा कर के छिपें। और देखें वीडियो। ट्रेड सर्किल में आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही इसराइल के अंदर हो रही है। ये वो इसराइल है जो अपनी ताकत का बड़ा जोम बढ़ता था और पूरी दुनिया में इसने अपनी ताकत का एक हवा खड़ा किया हुआ था। यूरोपियन और कुछ और जो मीडिया हमारे भारत का भी बड़ा पसंद करता है इसराइल को, उनके लिए ये गॉडफादर है, उनका आइडियल स्टेट है ये। तो भारत के मीडिया में भी इसराइल की बड़ी तारीफ़ें होती हैं। हमारे बहुत सारे सैनिक भी पूर्व सेना के जो अध्यक्ष के बड़े बड़े लोग हैं, वो टेलीविज़न चैनलों पर आकर के बात करते हैं इसराइल की तारीफ़ में। तो अभी जो जंग हो रही है ये हमास से हो रही है। हमास कोई सेना नहीं है किसी मुल्क की, ये एक संगठन है जिसके पास 40-45 हज़ार 50 हज़ार के करीब कुल मिलाकर के सैनिक हैं और इसराइल के पास 6 लाख के करीब सेना है। पूरी प्रॉपर एक फ़ौज है उसके पास, सारे इक्विपमेंट, वेपन, सब कुछ मौजूद है। और उसकी मदद करने के लिए यूरोप के दर्जनों मुल्क हैं, अमेरिका मौजूद है जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है। इसराइल के पीछे कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी ताकत जो उसकी हेल्प कहीं से होती हो। तो और देखें ये वीडियो। ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पर ये वीडियो वेस्ट बैंक के जबलिया कैंप का है, जबलिया इलाके का। आप देखें पूरा वीडियो। ये हमास की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। इसराइल और हमास के सैनिकों में यहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो रही है। वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइल के 1400 सैनिक अंदर दाखिल हुए थे पहले हमले में, उनको खदेड़ के भगा दिया गया था। अब फिर से और नई नफरी के साथ ये लोग दाखिल हुए और फिर जंग दोबारा से वहाँ शुरू हुए। तो एक बार फिर से बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पर जारी है और फ़लस्तीन के जो कसाम ब्रिगेड है और दूसरे ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर इनको टफ फाइट दे रहे हैं और इसराइल की कैजुअलिटी बहुत हो रही है, इंजरीज बहुत हो रही हैं। बता दें और एक रिपोर्ट आपको और बता दें कि मिलिट्री सिमेट्री ये इसराइल के कब्रिस्तान है जहाँ के इंचार्ज का ये बयान है कि पिछले 25 अक्टूबर से जब से ज़मीनी ऑपरेशन इसराइल ने शुरू किया है, हर घंटे एक इसराइली सैनिक की लाश दफन होने के लिए आ रही है।
अब 25 अक्टूबर से आप अभी तक लगा लें, 20 दिसंबर है, कितने दिन हुए और कितने घंटे। 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मारे जाने का अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो 1200 के करीब बैठते हैं ये, जो सिर्फ ज़मीनी ऑपरेशन जब से इसराइल ने शुरू किया है। इसराइल की सेना के कब्रिस्तान के जिम्मेदार के बयान के मुताबिक इतने सैनिकों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जो अनऑफिशियल जानकारियां हैं, तकरीबन 10,000 इसराइली सैनिक 7 अक्टूबर से अब तक मारे जा चुके हैं या ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की तरफ से जो जानकारियां दी जाती हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो चीज़ों को छिपाता है, कम बताते हैं अपने मरने वालों की तादाद। वही हमास की तरफ से या फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से वीडियो जारी करके बताया जाता है कि हमारा नुकसान इतना हुआ या हमारे सैनिक मारे गए, या इसराइल के हमने ये टैंक उड़ाए, उसका वीडियो वो प्रॉपर तरीके से जारी करते हैं। इसराइल के जो सैनिकों के मारे जाने की खबर होती है उसके वीडियो जारी करके बताते हैं। अब इसराइल के पास तो पूरी चीज़ें मौजूद हैं, सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, उसे ऐसा करने में क्या परेशानी है वो भी बता दिया करे कि हमने हमास के इतने सैनिकों को मार दिया। कभी कोई इस तरह का हिम्मत नहीं हुई, चूँकि हमास का भी नुकसान नहीं हुआ है ये हम बताते रहे। चंद सैनिक हमास के अभी तक शहीद हुए हैं। पूरा वीडियो देख लें आप। ये एक तस्वीर है जहाँ हमास का एक सैनिक एक मासूम बच्ची को लेकर के बैठा हुआ है और वो बच्ची के सामने कुरान शरीफ है, वो कुरान पढ़ रही है। अमरीश मिश्रा साहब का ये फ़ोटो है, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है अपने एक्स अकाउंट पर, और वो लिखते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई करने को। तो ये एक अच्छा संदेश के साथ उन्होंने ये तस्वीर डाली हुई है। यहाँ आपको एक जानकारी बता दें कि फ़लस्तीन के जो नागरिक हैं वो दूसरे मुल्कों में रेफ्यूजी की हैसियत से बसे हुए हैं और ये तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे जॉर्डन में तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं, मिस्र में तकरीबन 1 लाख आबाद हैं, लेबनान में 4 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, सीरिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा मौजूद हैं, ब्रिटेन के अंदर 50,000 से ज़्यादा मौजूद हैं, यूएस के अंदर 15,000 से ज़्यादा मौजूद हैं। अब जो फ़लस्तीनी दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं वो भी जंग में शामिल हो चुके हैं, और किस तरह से शामिल हुए ये हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एक तो उन्होंने अपनी यूनिट्स बनाई है, अलग अलग कई यूनिट्स बनाई है। एक यूनिट का काम है सोशल मीडिया को देखना, दूसरे का काम है साइबर अटैक्स न हो सके इसराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, और इसराइल के जो बेसिस वगैरह हैं उन पर साइबर अटैक। तीसरा है सीधे सीधे मैदान में जंग लड़ने का। तो वो जैसे लेबनान के अंदर 4 लाख रेफ्यूजी हैं, उसमें से तकरीबन 1 लाख मर्द जो नौजवान हैं वो लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त एसोसिएट हो गए हैं। हिजबुल्लाह की अपनी 1.5-2 लाख की जो आर्मी है, उसके अलावा अब हिजबुल्लाह के साथ तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी रेफ्यूजी जो लेबनान में बसे हुए हैं वो हथियार लेकर के मैदान में आ चुके हैं, और ये किसी भी वक्त फ़लस्तीन पहुंच सकते हैं। रास्ते मौजूद हैं, ऐसा हम बताते रहे पहले से भी। सुरंगों के ज़रिए कई मुल्कों से, जैसे मिस्र में और जॉर्डन में टनल्स के ज़रिए रास्ते हमास के मौजूद हैं, जहाँ से खाने पीने का सामान, हथियार वगैरह वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो लोग हैं, जैसे 20 लाख जॉर्डन में हैं, तो जॉर्डन के अंदर जो फ़लस्तीन के नौजवान हैं वो भी अब हमास के साथ पूरी तरह एसोसिएट हैं और वो वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए जा सकते हैं। साथ ही ये ज़रूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह के साथ खड़े होकर के लेबनान से जंग लड़ सकते हैं, या फिर किसी और मोर्चे से, जैसे सीरिया के अंदर मौजूद हैं, अब वहाँ से ज़रूरत पड़ती है तो वो हमले कर सकते हैं। इसराइल ने इस जंग के दौरान जो अभी तक जारी है, इसमें उसका सिर्फ एक ही काम रहा है, वो सिविलियंस को टारगेट करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, इनमें दहशत फैलेगी और ये अपने इलाके छोड़ करके भाग जाएंगे, दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाएंगे या दूसरे
मुल्कों में चले जाएंगे डर की वजह से। तो इसराइल की चाहे वो वायुसेना हो या ज़मीनी सेना, सब मिल करके सिर्फ और सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमास से मुकाबला करने की ताकत इनमें नहीं है। हमास के साथ जैसे ही ये मुकाबले में आते हैं तो इनकी कैजुअल्टी बढ़ जाती है, इनके लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर एक वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसराइल का टैंक फ़लस्तीनी रिहायशी मकानों को निशाना बना रहा है और गोले दाग रहा है। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये इसराइल के चैनल 12 से हासिल है। तो जो हम आपको दिखा रहे थे ये इसराइल का टैंक है जो फ़लस्तीन के रिहायशी मकानों पर, रिहायशी आबादी पर इस वक्त गोलाबारी कर रहा है। जो दहशतगर्दी इसराइल ने इस वक्त की हुई है फ़लस्तीन के अंदर, इसराइली हमलों में आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं, मरने वालों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है, बच्चों की तादाद और महिलाओं की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज 75वां दिन है तो हम थोड़ा सा इसको तफसील से बात कर रहे हैं आप लोगों से। ये एक वीडियो है, न्यूयॉर्क का वीडियो है जहाँ इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब वीडियो देखें पहले। इस प्रोटेस्ट में जो फ़लस्तीन के पक्ष में और इसराइल के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो रहा है, यहाँ पर फ़लस्तीनी लोग मौजूद हैं, ईसाई मौजूद हैं, यहूदी धर्मगुरु और यहूदी मज़हब के मानने वाले वो लोग मौजूद हैं। तो सब मिल कर के न्यूयॉर्क के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वीडियो देखें।
यहाँ पर एक वीडियो देखें, जंग के 74वें दिन का वीडियो है। Day 74 of war, and sirens are still sounding in Tel Aviv. Hamas rockets can still threaten the city's pristine towers, kept safe by the Iron Dome. Israel's leader Benjamin Netanyahu has been clear the war won't stop until Hamas is obliterated. So the sight of Israelis still running for cover shows that mission is far from complete. अंदाजा करें कि जब जंग छिड़ती है तो उस जंग में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, मिसाइल फायर किए जाते हैं, बिल्डिंग्स गिराई जाती है दोनों तरफ से। और जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ जंग बढ़ती जाती है तो 2-4 हमले होते हैं, फिर बड़ा सुकून होता है, फिर इंटेंसिटी कम होती है। ये चीज़ें हमने हालिया ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग में देखी। आप इमेजिन कर लें 75वां दिन है आज, और आज इसराइल के कई शहरों में इतने रॉकेट और मिसाइल दागे गए हैं कि 50 लाख के करीब, आधी से ज़्यादा इसराइल की आबादी पूरी तरह सायरन बज रहे थे वहाँ, और शेल्टर्स के नीचे उनको जाना पड़ा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 75 दिन के बाद जंग की इंटेंसिटी हमास की जानिब से और हिजबुल्लाह की जानिब से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सेंट्रल इजराइल के अंदर और साउथ की जानिब जहां पहले कभी भी सायरन नहीं बजे थे, उन जगहों पर भी आज सायरन बज रहे थे। और आप अंदाज़ा कर लें कि लोग घरों के अंदर, आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर उन्होंने थ्रू आउट शुरू से ही जंग से बचने के लिए उन्होंने घरों में शेल्टर्स बनाए हुए हैं। जब आपने किसी की ज़मीन चोरी की होती है, आपने लोग मारे होते हैं, तो आपको पता होता है एक ना एक दिन जंग ये भड़कनी है और ये भड़कती रहनी है। तो इस सूरत हाल में अपने लोगों को बचाने के लिए काम करें। आप सोचिए ज़रा, इजरायली 50 लाख के करीब इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन बज़ हो रहे थे और उन पर हंगामी मैसेज आ रहे थे कि रॉकेट आ रहे हैं, फौरी तौर पर आप लोग शेल्टर के नीचे चले जाएं। और वहाँ पर ऐप्स होती हैं और कहा जाता है फलानी जगह पर चले जाएं। और ज़रूरी नहीं होता कि रॉकेट आ रहे होते, लोगों में इतना खौफ होता है, वो इतने डरे हुए हैं कि जैसे ही ऊपर से रॉकेट्स आते हैं या मिसाइल आते हैं तो वो अक्सर औकात शेल्टर नहीं उनको मिलता, लेकिन वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, अपनी गाड़ियों से निकल पड़ते हैं कि कहीं हमारी गाड़ी पर भी। अभी हालिया ऐसे वाक़यात हुए हैं कि एक शख्स अपनी गाड़ी से निकला और वो करीबी एक जगह पर जाकर छुपा और उसके ऊपर आकर रॉकेट जो था वो गिर गया। और वो वही रॉकेट था जो असल में आयरन डोम से बाईपास हुआ था। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि 74 दिनों के बाद ये सूरत हाल या 75 दिन के बाद हमें देखने को मिल रही है। तीसरा महीना है, 50 लाख से ज़ायद लोगों की नींद हराम हो चुकी है, डिप्रेशन का वो शिकार है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का वो शिकार हो चुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉब्लम उनको ये आ रही है कि वो लोग इतने बेजार हो चुके हैं, इस जंग से इतने बेजार हो चुके हैं कि आज हमास ने कहा है कि आप जंग बंदी करें, जो ये हर इजरायली की भी आवाज़ है। पहले वो कह रहे थे कि नहीं जंग करें, इनको मारें, अब वो कह रहे हैं कैदियों को लेकर आए बाहर और इस जंग को ख़त्म करें। आप सोचिए, ये जो आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, ये भी हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं इसराइल के ऊपर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। अच्छा, ये इसराइल का एक सैनिक है जिसकी मौत हुई है हमले में। एक बार फिर से सीज फायर को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और ये बातचीत अभी कतर ही में जैसा पहले हुई थी उसी तरह से है। इस बार हमास की तरफ से एक इसराइली एक बंधक के बदले में 300 फ़लस्तीनियों की रिहाई की बात रखी गई है। आप देखते हैं इस पर आगे चल के क्या प्रोग्रेस होती है। फ़िलहाल बातचीत जारी है और अमेरिका चूँकि वहाँ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है, ऐसे में बाइडेन को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और जो उसकी पोजीशन ख़राब हो रही थी फ़लस्तीन में जंग को लेकर के, तो अब उसको शायद ये डर ख़त्म हो जाए कि मेरे ख़िलाफ़ ट्रंप चुनाव में होगा और मेरी शिकस्त हो सकती है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो इसराइल के साथ उसका जो
कुर्बत है वो और बढ़ने की उम्मीदें हैं। ये फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का है कि ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे आगे का, हो सकता है उसमें अपील हो या आगे कोई और किसी तरह का फैसला आ जाए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया और यूएई की तरफ से ये प्रस्ताव है, ये दोबारा से प्रस्ताव पेश किया यूएई ने तत्काल सीज फायर के लिए, तो उस पर वोटिंग होना है, उस पर देखते हैं उसमें भी क्या होता है। क्योंकि बार बार डिमांड तो हो रही है सीज फायर की और यूरोपियन यूनियन के मुल्कों की तरफ से भी डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी भी इसराइल और इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू आतंकवादी व्यक्ति है, वो दहशतगर्द है, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द है। जैसे ओसामा बिन लादेन और अल बगदादी उसका जो रिश्तेदार था नेतन्याहू का, उसी की तरह का ये भी एक क्रिमिनल आदमी है, तो वो किसी की बात को भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी उसे और रगड़ चाहिए और पिटाई उसको चाहिए, क्योंकि हमास को जिस तरह से उन्होंने हल्के में लिया हुआ है, हमास उस तरह से नहीं है। जंग का दायरा जिस वक्त बढ़ेगा, अभी जंग बहुत सीमित चल रही है, बहुत सीमित है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। हमास की तरफ से अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब जंग आगे चलेगी और उसमें होंगे प्रॉपर मिसाइल इस्तेमाल, फतेह टाइप के जिस तरह के ईरान के पास हैं, जब वो मिसाइल्स होंगे इस्तेमाल, तब इसराइल के अंदर जो तबाही होगी वो नेतन्याहू को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगी। अभी उसको लगता है कि हम हमास को किसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, तो हमास कोई छोटा संगठन नहीं है। उसके पास जो बताए जाते हैं 40-45 हज़ार सैनिक, अगर 45 या 50 हज़ार सैनिक भी माने जाएं, तो उसके साथ में मौजूद है हिजबुल्लाह, उसके साथ मौजूद है हुती, उसके साथ मौजूद है वगनार, उसके साथ मौजूद है चेचन लड़ाके, और जो मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया के मुल्कों से तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तातारिस्तान, इन जगहों से जो पहुँचे हुए हैं, उनकी गिनती अभी लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वहाँ से बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं जो लेबनान और दूसरे इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जब इनमें से थोड़े से भी सैनिक फ़लस्तीन में पहुंच करके, गाज़ा में पहुंच के या वेस्ट बैंक में पहुंच करके मोर्चा संभालेंगे, तो फिर इसराइल के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा जंग में खड़े रहना भी। ये तस्वीर यूएई की राजकुमारी ने पोस्ट की है और वॉर रिपोर्ट्स नाम के एक्स यूज़र ने इसको पोस्ट किया था, उन्होंने शेयर किया है। यहाँ लिखा हुआ है 4,185 फ्रेंच सिटीजन्स इन द इसराइल ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन गाज़ा। 4,185 फ्रेंच के जो फ्रांस के नागरिक हैं, वो इसराइल की आतंकवादी सेना के साथ मिल कर के गाज़ा में जंग लड़ रहे हैं। तो हमने पहले भी ये जानकारी दी थी कि तकरीबन 8,000 अमेरिकी सैनिक, नागरिक नहीं, सैनिक गाज़ा में इसराइल की सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं मिलकर के हमास के ख़िलाफ़। ये सारे के सारे जमा होने के बावजूद हमास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं अभी तक। ये जो अपना गुणगान कराते थे मीडिया के ज़रिए, और हम फिर कह रहे हैं कि हमारे भारत का मीडिया इनका बहुत ही फेवरेट है। भारत के मीडिया के लिए नेतन्याहू एक हीरो है, हमास एक आतंकवादी है और वो खलनायक है, और वो बहुत ही बुरे लोग हैं। नेतन्याहू एक पवित्र आत्मा है जो सीधे स्वर्ग से उतर गया है, और उसके जो साथी लोग हैं, और नेतन्याहू के पास बेशुमार शक्ति है, वो किसी भी मुल्क को कुछ भी कर सकता है, ऐसा मीडिया मानता है। वेस्ट के मीडिया के दम पर इसराइल का जो ताना बाना बना गया था, हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में वो सब धराशायी कर दिया है। अब इसराइल के पास सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने का कोई मौका बाकी नहीं है, वो अपनी जान बचा ले, सिर्फ इतना काफ़ी है। नेतन्याहू को यहाँ पर मुसीबत में है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े बड़े प्रोटेस्ट दुनिया भर में हो रहे हैं, इसराइल के अंदर हो रहे हैं। अब इसराइल के लोगों ने मांग की है, फिर से प्रोटेस्ट हुए। कल रात को जो हमले हुए हैं, उसके बाद फिर से नेतन्याहू से मांग की गई है कि तुम अपनी जंग लड़ते रहो, लेकिन हमारे जो बंधक हैं उनको हमको वापस ला करके दो। उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, और उनका कहना यह है कि इतनी सारी फ़ौज है, इतना सारा तुम पैसा लेते हो टैक्स में हमसे, और ये हो क्या रहा है।
कि 75 दिन के बाद भी हमास पूरे इसराइल के ऊपर और मिसाइल और रॉकेट हमले कर रहा है, और तुम कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो जंगें आसानी से शुरू तो हो जाती हैं, लेकिन वो आसानी से ख़त्म नहीं होती। यूक्रेन की जंग में जिस तरह से अमेरिका और नेटो के तमाम देश फंस गए थे, इनको उम्मीद थी कि वहाँ रूस जो है बहुत जल्दी से जंग को ख़त्म कर देगा, लेकिन रूस ने पूरी अलग से पूरी स्ट्रेटजी के साथ जंग लड़ी और उसने इनको धीरे धीरे बहुत हल्के लेवल पर जंग लड़ी। रूस ने कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, 5% भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इसी तरह से हमास की तरफ से भी कोई वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। वहीं ईरान के ख़िलाफ़ कुछ गोलबंदी की जा रही है, और लॉयड ऑस्टिन और जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं वो अरब के देशों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, ये जो मुल्क है ईरान, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग को बढ़ावा दे रहा है और ये तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ पर शिया सुन्नी की बात ला करके भी लड़ाने की भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चाइना ने दोनों मुल्कों के दरमियान, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती कराई थी और उसमें चाइना गारंटर है। उम्मीद है कि रूस और चीन किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होने देंगे अरब और अजम के दरमियान। बता दें, अजम जो शब्द है वो नॉन अरब है, असल में इंग्लिश में उसके मायने नॉन अरब। बहुत सारे लोग समझते हैं कुछ और। तो ईरान नॉन अरब में है और अरब के अरब में है। तो फ़िलहाल अमेरिका की कोशिश ये है कि हम अरब को अपने साथ ले लें और साथ लेकर के फिर यमन के ख़िलाफ़ जंग छोड़ दें। तो सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा चुका है अमेरिका और अमेरिका के साथियों को कि किसी भी तरह का अगर यमन के ऊपर हमला होता है तो फिर पूरा जो इलाका है वो जल उठेगा और यहाँ पर जंग बहुत बड़ी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीदें नहीं है कि अमेरिका किसी तरह का कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा जो यमन के ख़िलाफ़ हो और जंग को बढ़ा दे। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।